हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है, तो यस, डू जॉइन इन एंड नोट्स बनाते हैं हम। ठीक है, एंड गिव मी 2 to 3 days, मैं वीडियो कर दूंगी कि नोट्स कैसे बनाना है। आई कैन सी बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे नोट्स बन रहे हैं आप लोगों के, तो उनको छोटे कंसाइज करने की कोशिश करिए ताकि आप उनको रिवाइज भी कर पाएँ, राइट? तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द channel if you haven't already, and yeah, let's get started. First and foremost, Mohan Charan Maji, four-time MLA and tribal leader, will take the oath of office as Chief Minister of Odisha. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर उड़ीसा ऑफ उड़ीसा कौन बन जाएंगे? मोहन चरण माझी। ठीक है ना, माझी, मोहन चरण माझी। ठीक है, मोहन माझी के चरणों में बैठ गया। ठीक है, ट्रिक क्या लगेगी यहाँ पर? मोहन अपनी माझी के चरणों में बैठ गए। चरणों मतलब पैर। ठीक है ना, तो याद रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हमारे वर्ड्स बन जाएंगे चरण, माझी और मोहन, माझी और चरण। ठीक है, this is the first time BJP is forming government in the state on its own after the Saffron Party's arrival in Odisha in 1980. सबसे पहली बार हुआ है कि बीजेपी अपने आप गवर्नमेंट बना रही है। फर्स्ट टाइम बीजेपी फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन, खुद से गवर्नमेंट बना रही है पहली बार बीजेपी। ठीक है ना, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इज मोहन चरण माझी। चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा इज मोहन चरण माझी। ठीक है, उसके बाद मोहन माझी के चरणों में बैठ गए। ये ट्रिक है याद करने की। फर्स्ट टाइम बीजेपी फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन। ठीक है जी। उसके बाद इट वन 78 सीट्स इन 147 मेंबर्स असेंबली एज पार्ट हैज रिसीव लेटर्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम 3 इंडिपेंडेंट MLAs। तो अब यहाँ पर हमें बस यही पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम बीजेपी खुद ब खुद गवर्नमेंट बना रही है। क्या पता पहले मिलजुल कर किसी के साथ बनाई हो, बट इस बार पहली बार खुद ब खुद बना रही है। ये CM है, और बस दो यही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर कन्नड़ फिल्म एक्टर दर्शन एसोसिएट्स हेल्ड इन मर्डर केस। कन्नड़ actor Darshan Thugudipa was taken into custody in connection with the murder case on Tuesday. Mr. Thugudipa and actor Pavitra Gowda has been named prime accused in the case. The accused का मतलब क्या होता है? accused का मतलब allegation। अक्यूज का मतलब एलिगेशन, मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि हाँ इन्होंने किया है। प्राइम, मेजर। ठीक है, the Bangalore police are investigating the death of one Renuka Swamy, a fan of the actor, who was allegedly tortured and murdered on the charge of harassing Mr. Gowda. तो वो कह रहे हैं कि मिस्टर गौड़ा को मिस गौड़ा को वो तंग कर रही थी। ठीक है ना, अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर, तो ऑनलाइन मिस्टर गौड़ा को तंग कर रही थी, तो इसलिए मिस गौड़ा को तंग कर रही थी, तो इसलिए मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर क्योंकि एक्टर्स हैं तो हमको याद रखना है, यहाँ पे लिखेंगे कन्नड़ एक्टर दर्शन। बहुत कम चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा, बट यस, थूगू दीपा। तो यहाँ पे याद कैसे रखना है? दर्शन और दीप। ठीक है ना, अगर तुम दर्शन करने गए हो मंदिर में तो दीप तो जलेगा, है ना, दीप तो जलेगा। तो दर्शन, दीप के दर्शन। ठीक है, तो ये जो एक्टर हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, प्राइम अक्यूज इन मर्डर केस में प्राइम अक्यूज है केस ऑफ अ फैन। ठीक है ना, ऑफ अ फैन। ठीक है ना, वुमेन फैन थी जो जिनका मर्डर करने का वो है। ठीक है ना, फैन, फॉलोअर, जो मर्जी लगा लो। तो दर्शन थोगू दीपा, ये याद रखना है। तो दर्शन और दीपा याद हो गए, तो ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आप भी जाता है तो आपको याद रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा, सेज यूनियन लॉ मिनिस्टर मेघवाल। अब अर्जुन, राम और मेघा, ठीक है, कैसे याद रखेंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर? तो यूनियन लॉ मिनिस्टर कौन है? इसमें 3 नाम है, और वो क्या है? अर्जुन, राम
और मेघवाल, मेघा, ये 3 याद रहेंगे, अर्जुन, राम और मेघा, 3 याद रहेंगे, क्या है, अर्जुन, राम और मेघा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बन जाते हैं हमारे लॉ मिनिस्टर का नाम बन जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब इन्होंने ऑफिस संभाला, तो इन्होंने कहा कि हमारी लिस्ट पे क्या क्या, हम क्या क्या कर सकते हैं। वो कह रहे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस किस को पता है व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, इसका आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, जिसको यूसीसी भी बोलते हैं। आर्टिकल 44 क्या है, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। So it is a directive principle of state policy. Now what is a directive principle of state policy? Directive principle of state policy क्या होती है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वो दे गए, ठीक है ना, कि अगर तुमसे ये लागू हो पाए तो कर लेना। गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं कुछ, बट दे आर नॉट इन्फोर्सिबल, आर नॉट इन्फोर्सिएबल, मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। आप कोर्ट नहीं जा सकते, इस टर्म का मतलब क्या है कि कोर्ट्स ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, इन्फोर्सिएबल नहीं है। आप अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि देखो ये नहीं कर रहे हैं फॉलो, इनको फॉलो करवाओ। फोर्सफुली गवर्नमेंट, फोर्सफुली कोर्ट नहीं फॉलो करवा सकता। जो कि उल्टा केस क्या है, अगर फंडामेंटल राइट देखें, अगर गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट नहीं फॉलो करी तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, ना केवल कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो ये फॉलो नहीं करिए। तो फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, ये टर्म यूज करती है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इनफोर्सिएबल, ठीक है। उसके बाद अज्यूमिंग चार्ज एट लॉ मिनिस्टर विच ही हेल्ड इन द अर्लियर गवर्नमेंट एज वेल, मेघवाल रिजेक्टेड द एलिगेशन दैट देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर ये टर्म जो है अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो समझ जरूर लो। तो यार देखो यहाँ पर हमारे यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हैं एग्जीक्यूटिव, देखो यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको पता होना चाहिए, 3 ऑर्गन्स हैं। वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, एक तो है लेजिस्लेचर, एक तो है लेजिस्लेचर, एक तो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करती है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जितने भी लॉज बनाती हैं, ठीक है ना, तो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, ये लॉज यही बनाते हैं जो लॉ हम फॉलो करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर, वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लॉज बनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। स्टेट लेजिस्लेचर, तो एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ, ठीक है। अब दूसरा जो है उसको कोई लागू करने वाला भी होना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव जो होती है वो इम्प्लीमेंट करती है। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट्स लॉ, इम्प्लीमेंट्स लॉ, वो इंश्योर करती है कि लॉ जो बना है वो लागू हो। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सर्टेन दैट लॉज एंड डिसीजन आर पुट इनटू एक्शन। तो एक्शन में कौन डालता है, एक्शन में जो है इम्प्लीमेंट्स लॉ, एक्शन, द लॉज आर पुट इनटू एक्शन, ये कौन इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और फिर थर्ड ब्रांच आ जाती है जुडिशरी, इट इंटरप्रेट्स, मतलब ये बताती है कि जो ये क्या इंटरप्रेट करती है कि लॉ है क्या, इंटरप्रेट करती है, अगर नहीं पता चल रहा तो इंटरप्रेट्स लॉ जुडिशरी। तो जुडिशरी के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर द 3 ऑर्गन्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी है वो सारी एग्जीक्यूटिव में आ जाती है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब IAS ऑफिसर्स, ये सब कुछ। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि जो एलिगेशन है दैट कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब ये वाले और ये वालों में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये इन्होंने नकार दिया है, बोला ऐसा नहीं है। उसके बाद एंड एक्सप्रेस होप दैट अ सोल्यूशन वुड बी फाउंड दैट द इशू ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP refers to the procedure on the appointment, elevation and transfer। अब यार यहाँ पर देखो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है सुप्रीम कोर्ट ये बड़ी दिक्कत आ रही है हाई कोर्ट में कि कैसे अपॉइंटमेंट करनी चाहिए कैसे नहीं, तो वो एक लंबा इशू है, अगर ये डिटेल में बात करेंगे तो फिर हम जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पे जो है अंडर फॉर्मर हैड सबमिटेड रिपोर्ट एंड द लॉ कमीशन वाज आल्सो वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये वाला जो सब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमने बात कर लिया, अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो कौन से पे बात करेंगे हम, वन नेशन वन इलेक्शन। इस बार जितने भी पेपर हुए हैं उसमें वन नेशन वन
इलेक्शन का पूछा गया है, ठीक है ना, और मोस्टली यही पूछा गया है कि चेयरमैन कौन थे, ठीक है ना, कि किसने हेड करी कमिटी। तो यहाँ पर चेयरमैन ऑफ द, इसके लिए एक कमिटी बिठाई गई थी और कमिटी के हेड कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। और इस कमिटी ने बोला है कि यस, आपको कंसिडर करना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सभा ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज, ठीक है ना, जैसे अभी इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, बट उसके अंदर हमने सिर्फ अपना पीएम चूज किया, राइट। बट आगे से वो कहने हैं जब इलेक्शंस होंगे हम अपना सीएम भी चूज करेंगे सेम टाइम पे, हम अपना लोकल इलेक्शंस भी होंगे, तो सब कुछ एक साथ होगा। तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनाई गई थी कि आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए कमेटी को। तो कमेटी ने कहा कि यस, कमेटी ने कहा यस, रेकमेंडेड, कमेटी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आपको साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने चाहिए, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं ये चाहिए लिखना मत, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंस बचता है, कि बहुत ज़्यादा पैसा बचता है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। नहीं तो पार्टीज हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं कि अभी यहाँ पर आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट इलेक्शंस जो है, आई थिंक कुछ कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, दिल्ली में इलेक्शंस हैं, हरियाणा के इलेक्शंस आ रहे हैं। अब मतलब ये वाले इलेक्शन से फ्री हुए तो स्टेट वाले इलेक्शन चालू हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, तो उसमें वो बिजनेस पे भी इफेक्ट करता है, ये नहीं कर सकते, अप्रूवल्स नहीं होते हैं बहुत चीज़ों के। तो वो कह रहे हैं कि क्यों ना 5 साल में एक बार ये हो जाए और काम खत्म हो जाए और टाइम नहीं वेस्ट होगा, ठीक है। जितने भी ऐसे राइटिंग वाले एग्जाम्स हैं, जैसे एसएलएस पुणे हो गया, जैसे वो हो गया आपका एनएल सैट हो गया, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ये पहले भी आ चुका है उन एग्जाम्स में, ठीक है। मिस्टर मेघवाल हु साइन द नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी, अब ये नया डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं करी है। तो नेशनल लिटिगेशन डॉक्यूमेंट, नेशनल लिटिगेशन डॉक्यूमेंट आ रहा है, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब ये क्या है, अब ये क्या है, देखिए नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, ठीक है, इसके अंदर ये प्लेस किया जाएगा, नेशनल हैज बीन ड्राफ्टेड रीड्राफ्टेड एम्स टू ले, अब यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे एम्स टू ले डाउन प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल लिटिगेशन। अब यहाँ पर लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, जो जो कोर्ट में कोर्ट में जो केस होता है, जो कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स हैं, जो कोर्ट केस होती हैं, उनको लिटिगेशन कह देते हैं, ठीक है ना। तो अब कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स की रिस्पॉन्सिबल लिटिगेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल लिटिगेशन बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल लिटिगेशन के अंदर ये बात करें कि स्पीडी जस्टिस होगा, जल्दी जल्दी डिसीजन आएगा, ठीक है ना, और कॉस्ट ऑफ जो लिटिगेशन है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, मतलब जितने महंगी केसेस हो गए हैं फाइल करना और ये सब कुछ करना, एडवोकेट की फीस, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। एग्जैक्टली अभी कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है, मैंने ऑनलाइन भी सर्च करी थी, बट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले यूसीसी पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पीवाईक्यूज हैं, लॉ मिनिस्टर कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी दोबारा से अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। 3 ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करा मैंने, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेचर क्या करती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जुडिशरी क्या करती है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है, रामनाथ कोविंद कमेटी के हेड थे, ये पता होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि यस, रेकमेंड किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, कि एक साथ इलेक्शंस होंगे, किस किस के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के और लोकल इलेक्शंस। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया जिसके अंदर बात करी गई है कि स्पीडी जस्टिस कैसे हो सके, क्योंकि केस इतनी देर तक चलते रहते हैं, डिसीजन आता नहीं है, लिटिगेशन लॉयर की फीस इतनी ज्यादा हो गई है, केस फाइल करने की फीस इतनी ज्यादा हो गई है, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं जिसके अंदर और क्लैरिटी दी जाएगी कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे सरोद मास्ट्रो पंडित राजीव तरंत पासेस अवे। अब यहाँ पर जब भी डेथ होती है किसी ऐसे म्यूजिशियन की, ठीक है ना, तो यही पूछा जाता है कि कौन सी चीज से रिलेटेड थे, तो यहाँ पर हमें हेडिंग में ही सारे आंसर मिल जाएंगे। सरोद मास्ट्रो पंडित राजीव तारानाथ डाइड,
तो अब यहाँ पे यही आ सकता है कि पंडित राजीव तारानाथ जो थे वो किस चीज के मास्टर होते हैं, सारोट के। ठीक है ना, रोड। ठीक है, रोड का माइक होता है म्यूजिशियन रोड, पंडित राजीव तारानाथ। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आंध्र प्रदेश गवर्नर एस अब्दुल नाजीर ऑन ट्यूसडे इनवाइटेड तेलुगु देशम पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट एन चंद्रबाबू नायडू टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो स्टेट में गवर्नमेंट बनाने के लिए तो आंध्र प्रदेश में भी साथ में इलेक्शन हुए हैं, उड़ीसा में हुए, कल हमने पढ़ा सिक्किम के कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये तीनों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर याद करने जरूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। मैं वाटर ब्रेक ले रही हूँ, आपको लेनी है तो आप भी ले लो। हाँ जी, चलिए, ये हम तभी नोट करेंगे जब ये सीएम बोल देंगे कि सीएम है, फिर इनकी डिटेल्स नोट करेंगे। आईआईएससी डेवलप्स मेथड टू रिमूव हेवी मेटल कंटेमिनेंट्स फ्रॉम ग्राउंड वाटर। अब आपको पता ही होगा कि हम बहुत अपना जो पानी है वो ग्राउंड से निकाल कर हमें हमारे घरों तक आता है, और उसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है, बहुत ज़्यादा डिजीजेस उस पानी की वजह से हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, रिसर्चर्स ने हैव डेवलप्ड अ नोवेल रेमेडिएशन प्रोसेस फॉर रिमूविंग हैवी मेटल कंटेमिनेंट सच एज आर्सेनिक फ्रॉम ग्राउंड वाटर। तो मेटल फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिमूव करने के लिए आईआईएससी, जिसकी फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, वहाँ के रिसर्चर्स ने बनाया है। और जो प्रोसेस ये यूज़ करेंगे वो कौन सा प्रोसेस है, रेमिडिएशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, रेमिडिएशन प्रोसेस। ठीक है, according to IISC, the three-step method, which is patent pending, also ensures that the removed heavy metals are disposed of in an environment-friendly and sustainable manner. अब यहाँ पे टर्म यूज करी है पेटेंट पेंडिंग। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि कोई न्यू इनोवेशन हुई है, क्यों कोई न्यू, अभी लिखेंगे नहीं, कोई न्यू इनोवेशन हुई है, कोई नया प्रोसेस जो है वो आया है मार्केट में, और उसको उसके ऊपर आप अपनी राइट क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा ही राइट रहेगा, कोई और इसको नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट जो है अभी इसके ऊपर पेंडिंग है डिसीजन कि पेटेंट मिलेगा या नहीं। उसके बाद यहाँ पर इसकी और क्या खास बात है, ये मेटल तो ग्राउंड वाटर से रिमूव करेगा ही, बट जो मेटल निकलेगा ग्राउंड वाटर में उसको भी डिस्पोज ऑफ करेगा एक बहुत ही फ्रेंडली तरीके से, राइट। उसके बाद इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अनट्रीटेड हैवी मेटल रिच स्लज टू लैंडफिल्स फ्रॉम वेयर दे कैन पोटेंशियली री एंटर ग्राउंड वाटर। तो ये वापस जहां पर कूड़ा फेंका जाता है, वेस्ट फेंका जाता है, लैंडफिल्स जिसको कहते हैं, वहां पर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वहां से तो ये दोबारा ग्राउंड वाटर में आ जाएगा। नहीं, इसको रिमूव करा जाएगा एक बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड में। किसको रिमूव किया जाएगा, मेटल को। इन एवरी टेक्नोलॉजी दैट एग्जिस्ट यू कैन टेक आउट आर्सेनिक एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर। हाउएवर आफ्टर यू रिमूव द आर्सेनिक यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट सो दैट इट डजंट री एंटर द environment, and that aspect is not given due consideration in the existing methods. अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि जो अभी तक मेथड है उसमें वो कह रहे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ग्राउंड वाटर में से, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ग्राउंड वाटर में से कंटेमिनेटेड जो मेटल है वो निकाल पा रहे हो। नहीं, क्या बड़ी बात है कि आप वो निकले हुए मेटल को भी डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में, और वो वापस ग्राउंड वाटर में नहीं जा रहा है। आवर प्रोसेस वाज डिजाइन्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, असिस्टेंट प्रोफेसर सेड। ठीक है, at the Center for Sustainable Technologies, whose lab has developed this method. States in India have arsenic level above 0.01 mg per liter, while 223 districts in 23 states have fluoride levels about 1.5 mg per liter, which are beyond the permissible limit set by Bureau of Indian Standards and the World Health Organization. तो हमारे यहाँ पर जो arsenic है, मतलब जो metal है, ठीक है ना, जो जितना परमिटेड लेवल से है उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके नोट्स बनाएंगे। चलिए इसके नोट्स बनाते हैं। अब यहाँ पर आईआईएससी दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डेवलप्ड remediation process, ठीक है, for removing heavy metal contaminants, that is arsenic from groundwater। ठीक है ना, अब ये पॉइंट तो है कि हाँ ग्राउंड वाटर में से कंटेमिनेटेड मेटल निकाल देगा, बट जो दूसरा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है वो ये है, विल डिस्पोज ऑफ मेटल इन एन environment friendly
मैनर, ठीक है, will not, therefore metal won't re-enter ground वाटर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अब हम डिटेल नहीं दे रहे बट आपको याद रखना है, पहले क्या हो रहा था, वाटर में से मेटल निकाला, ठीक है ना, मेटल निकाला, मेटल गया वेस्ट जहाँ पे फेंकते हैं वहां पर, वेस्ट के अंदर से ग्राउंड में दोबारा चला गया, तो दोबारा यही एक विशियस सर्कल जो है वो चल रहा था। अब ये विशियस सर्कल जो है इसको खत्म कर देंगे, और ये किसने बनाया है, आया है एससी ने बनाया, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, ठीक है ना, जिसके अंदर आर्सेनिक जो है, मेटल जो है वो निकाल दिया जाएगा और बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ भी किया जाएगा। अब एक और पॉइंट है कि कौन डिसाइड करता है कितना लेवल ऑफ आर्सेनिक जो है वो सही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आर्सेनिक लेवल्स, ठीक है, आर्सेनिक लेवल्स permissible limit set by Bureau of Indian Standards, that is BIS, ठीक है ना, इतना। और जो क्लैट वाले बच्चे हैं, ओनली क्लैट वाले, ठीक है, नहीं ओनली क्लैट वाले कुछ नहीं, इन्होंने अगर लिमिट्स दी होती ना वो करते, बस यही 3 चीजें हैं, ये सबको याद रखनी है, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, द Karnataka government decision to stop the release of Hindi film Hamare Bhara for 2 weeks violate the freedom of expression in the name of upholding order and preventing communal tension. Such a ban on public screening of films independent of their merit has no place in democratic society. The Bombay High Court, which initially stayed the release of Hamare Bhra, has lifted the ban following the producer's offer to remove some controversial dialogues. Its observation that allowing an individual to stall the release of certified film would encourage film producers being held at ransom is consistent with judicial precedent once it is certified by Central Board of Film Certification. अब यहाँ पर हमें 2 से 3 चीज़ें पता चलती है। एक तो जो मूवी होती है उसको कौन सर्टिफिकेशन देता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन देता है कि आप क्या कर लो कि आप मूवी रिलीज कर सकते हो, ये मूवी सूटेबल है, बट अगर उसके बाद भी आप रोक लगा देते हो तो वो सही नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मूवी पे रोक लगा दी है, मुंबई हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इट्स सूटेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग, तो यहाँ पे सूटेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग है या नहीं ये कौन बताते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। द पोजीशन दैट अ वर्क बी इट अ बुक और अ प्ले और अ फिल्म में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर थ्रेट ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है ना। अब किस लिए रोका जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट आया था जिसका नाम है एस रंगारंजन वर्सेस पी जगजीवन राम। इसके अंदर क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ थ्रेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेशंस, कि आप एक मूवी का रिलीज इसलिए नहीं रोक सकते हो कि आप एप्रीहेंड कर रहे हो कि आने वाले टाइम में प्रोटेस्ट हो जाएंगी। तो ये जजमेंट थी, क्या हमें ये जजमेंट याद करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ अगर कोई क्लैट LLM वाला बच्चा देख रहा है तो उनके लिए ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, वो उसको डिटेल में देख लें। अगर कोई एस्से रीडिंग नहीं, अगर कोई एस्से लिखने वाला बच्चा यहाँ पर है, NLSAT वाला बच्चा है, ठीक है, सिम्बाइसिस पुणे का बच्चा है कोई, ठीक है, कोई AILET LLM का बच्चा है कोई, तो वो इसको ज़रूर पढ़ ले। बाकी सब एक मोटी मोटी रीडिंग मारेंगे और फिर हम आगे चलते बनेंगे, इसमें से हमें लिखना पीछे वाले में से है, इसमें से नहीं। द एम्फेसिस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन दैट वन शुड इंडोर्स एनी फिल्म। अब यहाँ पर 2 टाइप के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एक में तो ये कह रहे हैं कि भैया जो रोक लगाई गई है वो बिल्कुल गलत है, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अप्रूवल दे दी है तो क्यों रोक लगाई गई है। दूसरी जगह जो ऑर्डर है वो कह रहा है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इस मूवी में क्या है, इस मूवी में फिल्म ड्रॉज अपॉन सेक्रेटेरियल एलिगेशंस दैट द मुस्लिम कम्युनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ एंड दैट इट्स मेन फोर्स वुमेन टू bear many children in utter disregard of their health and well-being. The film's proponents may claim it about spreading awareness on population control and that watching the film may dispel such an expression. However, it cannot be denied that contemporary filmmaking has been stereotyping the Muslim community as significant trend. Any film that gives prominence to the claim that members of the community have more children must be aimed at pandering to communal sections. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, कि ये दिखा रहे हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो रीजन है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेन हैं वो वुमेन को
बोलते हैं कि आपको ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, इवन उनकी हेल्थ नहीं देखते। ये दो ओपिनियंस यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। तो अब इसके अंदर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है किसने बैन लगाया। हमें लिखना है कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटका गवर्नमेंट, यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट बोल रही थी मैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगाया। कर्नाटका गवर्नमेंट डिसाइड्स टू स्टॉप द रिलीज ऑफ हिंदी फिल्म हमारे भरा। ठीक है ना, कौन सी मूवी का रिलीज रोक रहे हैं हम? हमारे भरा। कौन से? हमारे भरा। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किसने पहले लगाया था? अर्लियर, ये लिख लेंगे। अर्लियर मुंबई हाईकोर्ट, अर्लियर बॉम्बे हाईकोर्ट स्टेड हाईकोर्ट बैंड, नाउ बैन लिफ्टेड। ठीक है, अभी एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं? दूसरा पॉइंट, मूवी अबाउट मुस्लिम्स, द रीजन बिहाइंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बोल रही है मूवी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यों लगाएगी, किसने लगाएगी? तो यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट नहीं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैन लगाया था, अब लिफ्ट कर दिया। मूवी का नाम क्या है? हमारे भरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे केरला फाइल्स वाली मूवी थी, वो बहुत फेमस हुई, तो पूछा गया उनके प्रोड्यूसर कौन है, ये सब कौन है। अब ये यहाँ पर आ गई है, तो आगे पक्का क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर एक और जो पॉइंट याद रखना है वो क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो क्या है? ठीक है ना, ये क्या करता है? सूटेबल, ठीक है ना, ये बताता है इफ मूवी सूटेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग। तो ये निकाल भी देते हैं कि नहीं ये निकाल दो, ये खराब है। तो वो कह रहे हैं कि जब वहां से अप्रूवल आ गया तो भैया तुम कौन होते हो रोकने वाले? ठीक है, अब एक कह रहे हैं कि बिल्कुल चाहिए क्या रोकने के लिए। तो दो ओपिनियन आ गए, जिनको ऐसे लिखना है बढ़िया चेप सकते हो। ओपिनियन, दो ओपिनियन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द जनरल इलेक्शन इज जस्ट ओवर एंड अ साइजेबल शेयर ऑफ इंडियाज यूथ इज स्क्रैम्बलिंग फॉर कॉलेज एडमिशन। वो क्या कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस जो थे, ये कौन से जनरल इलेक्शंस खत्म हुए? 18 लोकसभा चालू हो गई है, 17 खत्म हुई थी, 18वीं चालू हो गई है, राइट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें किसकी तरफ जाना है? विकसित भारत। व्हाट इज विकसित भारत? क्या है विकसित भारत? हम कह रहे हैं कि हमको हमारा देश जो है वो डेवलप्ड चाहिए। ठीक है ना, कब तक डेवलप चाहिए हमको? 2047 तक हमको क्या करना है? इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाना है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। विकसित भारत का मतलब क्या है? डेवलप्ड नेशन बाय 2047। ठीक है, विकसित भारत इज डेवलप्ड नेशन एट 2047। हमने एम सेट किया हुआ है कि 2047 तक हमको डेवलप्ड नेशन चाहिए। अब अगेन जो एस्से राइटिंग वाले बच्चे हैं वो ये लेवल्स देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर अगर हम ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन देखें तो इनरोलमेंट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो 4.1% एक इंक्रीज दिखा है, और जो मास्टर्स करना चाहते हैं 5.9% का इंक्रीज दिखा है। ज्यादातर लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं या मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं, बट येस एजुकेशन, जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो हमें एक इंक्रीज दिखा है। ठीक है, और ये एस्से राइटिंग वाले बच्चे जो हैं कहीं पर भी घुसा सकते हैं। अगर ऐसा कोई एस्से आता है जहां पर आप ये फैक्ट्स दिखा करके कोई बात रख सकते हो, तो ये नोट कर लेना। अब आगे चलेंगे, अरेस्ट एजेंसीज एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई है मई के अंदर। द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट मिन्स वर्ड्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सोच के नहीं बोला, सीधा बोल दिया। ठीक है, बहुत ही डायरेक्ट क्या बोल दिया? 2 सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सिग्निफिकेंट जजमेंट्स दी हैं। द फर्स्ट जजमेंट सेज दैट कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। तो इसके अंदर चार्जशीट होती है, मतलब पहले क्या होता है? क्राइम होता है ना, कुछ हुआ, गलत ऑफेंस कमिट हुआ, क्राइम हुआ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, फिर लगता है ये हुआ, फिर चार्जशीट, बहुत सारी चीजें होती हैं बीच में, और फिर चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट मतलब पुलिस कहते हैं भैया हमको ये लग रहा है,
कोर्ट में होती है वो। अब वो कह रहे हैं कि जब आप चार्जशीट फाइल कर रहे हो, अक्यूज का अरेस्ट होना जरूरी नहीं है। इफ द लोअर कोर्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई विद द डायरेक्टिव ऑफ दिस जजमेंट, इट वुड ब्रिंग रिलीफ टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। द सेकंड जजमेंट रिलेट्स टू इन्फॉर्मिंग एन अक्यूज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जब आप किसी अक्यूज क्या होता है, जिसके ऊपर इल्जाम लगा कि हाँ इसने क्राइम कमिट किया है, तो अगर आप किसी अक्यूज को अरेस्ट कर रहे हो तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने जरूरी है। मतलब ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मतलब कि आपने क्यों अरेस्ट किया है, रीजन ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू टेल द रीजन ऑफ अरेस्ट। दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कह रहे हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। वाइल दिस जजमेंट वाज डिलीवर्ड, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होने चाहिए, बट फिर भी जजमेंट के थ्रू बताना पड़ रहा है कि भाई ये करना जरूरी है, दिस यू हैव टू डू, राइट। उसके बाद ठीक है ना, तो ये फंडामेंटल राइट भी है, बट कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ेंगे, चाहे आप वो अरेस्ट जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में कर रहे हो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंदर कर रहे हो। मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है, पीएमएलए बोलते हैं इसको। पीएमएलए एक्ट क्या होता है, पीएमएलए का मतलब कि इलीगली, अगर कोई इलीगली पैसे कमा रहा है यूजिंग इलीगल मींस, ड्रग्स बेच के कोई पैसे कमा रहा है, तो दैट इज पीएमएलए, ठीक है। पीएमएलए के अंदर एक्ट लेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहा है तो यूएपीए। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये बड़े बड़े कारनामों के अंदर भी कोई अरेस्ट हो रहा है, आपको उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मतलब रीजन ऑफ अरेस्ट जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू प्रेजेंट द अक्यूज्ड इन कस्टडी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। अब ये जजमेंट आई थी, इसके अंदर कहा था कि चार्जशीट के टाइम पर आपको अक्यूज को अरेस्ट कर हमारे आगे पेश करना, कोर्ट के आगे पेश करना जरूरी है। बट 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट जो है 2023, उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग टू द अक्यूज एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड विदाउट एक्सेप्शन। अगर आप, और यही प्रबीर पुरखासिया वर्सेस स्टेट के अंदर भी बोला कि अगर यूएपीए के अंदर भी आप अरेस्ट कर रहे हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मतलब उसने कुछ बड़ा कांड किया है, उसके अंदर भी आप अरेस्ट कर रहे हो, तब भी आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट राइटिंग में दोगे। अगर आप वो नहीं दोगे, अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट राइटिंग में नहीं दोगे, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग, अरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट रिमांड वुड बिकम इनवैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप नहीं दोगे ये लिखकर तो इनवैलिड हो जाएगी उनकी अरेस्ट, उनका रिमांड जो मतलब कस्टडी है, ये बोला है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें दो चीज़ों के बारे में इस एडिटोरियल में बात करें। एक तो ये बोल रहे हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वाला पार्ट, और दूसरी किस बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी वो बात कर रहे हैं कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हो गया एक तो, और क्या बात कर रहे हैं, दो जजमेंट्स है ना, एक ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अक्यूज को बताने और दूसरा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो चार्जशीट के टाइम पे अक्यूज को अरेस्ट करे या ना करे। तो पहले हम बात करेंगे अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ। तो अब नोट्स बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लिखेंगे अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, ठीक है ना। तो चार्जशीट जब कोर्ट में आप फाइल करते हो, आईओ फाइल करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मेरी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ये सारी स्टोरी बन रही है, तो उसके अंदर जो पहली जजमेंट आई वो आई सिद्धार्थ। आपको जजमेंट याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर रीडिंग कर लोगे तो सही है, याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। स्टेट ऑफ यूपी की, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट आई 2021 के अंदर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट that it was unnecessary, okay, that it was unnecessary, मुझे मैंने necessary पढ़ लिया, necessary for investigation officer to present the accused in custody at the time of filing charge sheet. If accused is
कोऑपरेटिंग, अरे कोऑपरेट कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन का जब पार्ट बनना है तब आ रहा है, आयोग की हेल्प कर रहा है, पूरी बता रहा है चीज़ों को जैसे होना चाहिए वैसे है, तो फिर उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एंड इन 2024 अपहेल्ड, मतलब सेड द सेम थिंग अगेन, ठीक है ना, सेड द सेम थिंग अगेन, ठीक है ना, किसी और जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये बोल दिया। आओ इसको चेक मार लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट मीन्स फॉर डिलीवरिंग द फर्स्ट जजमेंट सेज दैट कस्टडी ऑफ एन अक्यूज्ड नॉट नेसेसरी इफ लोअर कोर्ट स्ट्रिक्टली कंप्लाई, ठीक है ना, तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया हमें। अब सेकेंड जो हमारी बात हो रही है वो कर रही है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, इन्फॉर्मिंग ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग, ठीक है, लिखित में आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं वो दिए जाएंगे, जो अरेस्ट हुआ है बंदा, ठीक है ना, उसको देना ज़रूरी है इन राइटिंग। तो अब यहाँ पर ये इसमें पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई, ठीक है ना, 2023, उसके अंदर ये बोला गया था, ठीक है ना, पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई 2023 में, उसके अंदर हेल्ड किया गया था कि इन राइटिंग देना है, ठीक है ना, ठीक है, अबव हेल्ड, ठीक है ना, अबव जो लिखा हुआ है हेल्ड किया गया। 2024 के अंदर एक और जजमेंट आई, ठीक है ना, 2024 के अंदर कौन सी जजमेंट आई? 2024 के अंदर पुरखा यास्ता प्रबीर पुरखा यास्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली, ठीक है ना, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा यही बोला कि देना पड़ेगा। इवन इन यूएपीए अनलॉफुल, कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन यूएपीए केसेस दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर भी एप्लीकेबल। ये जो अबव स्टेटमेंट है कि रिटर्न ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो जो कस्टडी है, कस्टडी वुड बी इनवैलिड, ठीक है, रिमांड वुड बी इनवैलिड, कि अगर आपने नहीं दिया है रिमांड वुड बी इनवैलिड, ये बोल रही है, ठीक है ना। तो ये दो जजमेंट्स हैं। तो अगर हम इसमें शॉर्ट में निकाल ले तो मतलब ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है। ये किस में हेल्ड किया गया? प्रबीर प्राख्यास्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली और पंकज बांसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी हेल्ड किया गया था। सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कहा था, क्या कहा था कि अक्यूज का कस्टडी में होना जब चार्जशीट फाइल हो रही है तो ज़रूरी नहीं है अगर वो कॉपरेट कर रहा है। 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सेम चीज़ बोल दी है। उसके बाद आगे चलेंगे, बिहार कॉल फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अब यहाँ पर बिहार जो है, जो नीतीश कुमार हैं बिहार के सीएम हैं और वो एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें पीएम मोदी जो हैं वो बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और बिहार के चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि आप जो है किसको स्पेशल स्टेटस दीजिए? बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए। अब इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से पढ़ेंगे। बिहार चीफ मिनिस्टर कुमार हैज reiterated the state long-standing demand to be granted the special category status by the center, a move that would increase the amount of tax revenue that the state gets from the center. इससे क्या होगा? जो टैक्स मिलता है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को पैसे मिलते हैं, वो जो है इंक्रीज हो जाएंगे। द डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राइट नाउ इज सिग्निफिकेंट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी डिपेंड्स ऑन मिस्टर कुमार जनता दल विच हैज 12 सीट्स इन द न्यू लोकसभा टू होल्ड ऑन टू द पावर। अगर बीजेपी को पावर में रहना है तो वो नीतीश कुमार की सपोर्ट चाहिए। और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज इंट्रोड्यूस इन 1969 में। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, रेकमेंड किया था? फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था। द इंटेंट वाज टू हेल्प स्टेट्स दैट आर डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस टू इंप्रूव देयर पोजीशन on par with
अदर मोर डेवलप्ड इंडियन स्टेट्स। तो अब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं तब भी और अभी इंडिया में जो पिछड़ी हुई हैं जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, कि वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है, पहाड़ी इलाका है, सोशल या इकोनॉमिक की वजह से वो पिछड़ी हुई हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे मिले तो इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता था। क्राइटेरिया सच एज हैविंग अ हिली टेरेन एंड अ साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन कैन entitle a state to be granted a special status. A state that is granted a special category status would be able to claim more funds. तो जहाँ पर सब का क्या चीज़ रह जाती है, टैक्स रिलेटेड कंसेशन ज़्यादा मिल जाते हैं, ज़्यादा फंड्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेट विद स्पेशल स्टेटस वुड रिसीव 90% ऑफ फंड्स फ्रॉम द सेंटर व्हेन इट कम्स टू स्कीम्स स्पॉन्सर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब जो यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें इनको 90% पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है और दूसरी स्टेट्स में 60 to 80% पैसा यहाँ से आता है। ठीक है, तो जो स्पेशल कैटेगरी है उनको 90% पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है। इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड व ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, असम और नागालैंड को ये स्टेटस दिया गया और फिर सब्सिक्वेंटली 8 अदर स्टेट्स वर इंक्लूडेड। 8 और स्टेट्स ऐड हो गई। वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस। दस 11 out of 28 states or more than a third of Indian states already enjoy special category status। अब यहाँ पे बिहार वाले क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है और पता चला है कि लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यहाँ पर ये हमें ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पर बहुत पहले पढ़ा था। आई थिंक अराउंड फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट हाफ नहीं, फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर में। तो स्पेशल कैटेगरी, अब यहाँ पे लिखेंगे special status to Bihar, special category status to Bihar, special category status to Bihar, special category status to बिहार। तो क्या कह रहे हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए बिहार को। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना है दैट व्हाट इज स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से क्या होता है ये बाद में करेंगे। तो ये कब आया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस was introduced in 1969। ठीक है ना। recommended by 5th commission, 5th फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन गए, एक इसको रेकमेंड किसने किया था और दूसरा ये कब लागू किया गया 1969 में, और इसको रेकमेंड किया था 5th फाइनेंस कमीशन ने। ठीक है जी। अब इससे क्या होता है, किसको देते हैं ये? ठीक है, इंटेंड क्या था? इंटेंड क्या था? टू हेल्प स्टेट्स दैट आर डिसएडवांटेज्ड है। किस टर्म्स में डिसएडवांटेज है? जोग्राफिकल टर्म्स में, जोग्राफिक, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है ना। और क्या इंटेंट था? टू इम्प्रूव देयर पोजीशन, टू इम्प्रूव देयर पोजीशन at par with on par with other states, other developed states। जो developed states हैं उनके जैसा बनाने के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है ये कर देते हैं। अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है? हिली टेरेन है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इंटाइटल टू, ठीक है ना। अब इसमें इंटाइटल्ड टू स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? द स्टेट गेट्स मोर मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। इनमें क्या सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि पैसा ज्यादा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, ये फायदा हो गया। अब सबसे पहले कौन सी स्टेट्स डाली गई थी? जम्मू एंड कश्मीर, असम, जान डाली गई थी। जान सबसे पहले आता है, जान बोलते हैं जनवरी को। ठीक है ना। तो जनवरी में क्या आ जाएगा? JNK, ए से असम और N से नागालैंड। तो ये सबसे पहले ऐड करेगी। ठीक है ना। वर ग्रांटेड SC स्टेटस फर्स्ट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फर्स्ट।
ठीक है ना, और उसके बाद 8 अदर स्टेट्स एडेड, 8 और स्टेट्स ऐड कर दी, जिसमें से कौन सी है, हिमाचल उत्तराखंड है, ठीक है ना, हिमाचल उत्तराखंड स्टेट्स हैं। और अभी आज के टाइम पे 11 स्टेट्स आउट ऑफ 28 स्टेट्स हैव स्पेशल स्टेटस। अब यहाँ पर अगर हम ये याद करें तो सबसे पहले स्पेशल स्टेटस कब आया, 1969 में आया, ठीक है ना, 1969 में आया, सिक्स को उल्टा कर दो तो 1969 में आया। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, इसमें जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, जोग्राफी की वजह से पिछड़े हुए हो कि हिली टेरेन है तो पिछड़ गए, सोशल स्टेटस से पिछड़े हो, इकोनॉमिक स्टेटस से पिछड़े हुए हो, तो उनको ये मिलता है कि डेवलप स्टेट्स जितना जो है वो वैसे बन जाए, अच्छी हो जाए वो भी जो ऐसी स्टेट्स हैं, ठीक है। हिली टेरेन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तब भी मिल जाता है ये स्टेटस। द स्टेट्स गेट्स मोर मनी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा मिलता है इन स्टेट्स को। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टेट्स कौन सी ऐड करेगी, जान से JNK ऐड करेगी, नागालैंड ऐड करेगी, असम, ठीक है, और फिर 8 अदर स्टेट्स वर एडेड जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और आज के टाइम पे 11 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया। अब बिहार डिमांड कर रही है, Why is Bihar demanding? Why is Bihar demanding? Bihar demanding स्पेशल स्टेटस, क्यों डिमांड कर रहा है बिहार एक स्पेशल स्टेटस? बिहार स्पेशल स्टेटस इसलिए डिमांड कर रहा है क्योंकि वहां पर कास्ट सेंसस हुआ है। 2023 में क्या हुआ वहां पर, कास्ट सेंसस, ठीक है, कास्ट सेंसस, उसको बोला 2020 का जाता है बट हुआ कास्ट सेंसस 2023 में, और वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट a third of population live under poverty line, जो थर्ड ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है, तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो इसलिए देना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो बैकग्राउंड से क्वेश्चन आएगा या फिर कौन सी स्टेट डिमांड कर रही है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद रिमूव मोदी का परिवार, मोदी जी ने क्या बोला है कि मोदी जी का परिवार जो है, जो वो लिखा हुआ है वो रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना, मोदी का परिवार ये टर्म यूज मत करिए, ठीक है, ये बोला है कि रिमूव कर दीजिए। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा बट पता होना चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो पता होना चाहिए किसने किसका परिवार लिखा था ट्विटर पे कैंपेनिंग के टाइम पर। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज शॉट ऑफ अ लेटर टू 24 स्टेट्स दैट सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। अब सेंट्रल डेपुटेशन क्या होती है, सेंट्रल डेपुटेशन ये लिखना नहीं है, समझ लीजिए बस, सेंट्रल डेपुटेशन क्या होती है। अब देखिए जितने भी ये IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स होते हैं इनको स्टेट मिलती है, ठीक है ना, एग्जाम के बाद स्टेट मिलती है, जब सिलेक्शन हो जाती है किसी को कोई मिलता है कोई मिलता है, ठीक है ना, मान लो किसी को हरियाणा मिल गई, किसी को तमिलनाडु मिल गया, किसी को नागालैंड मिल गया, है ना, अलग अलग स्टेट्स मिलती हैं। अब यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, वो स्टेट्स जो हैं अपने लोग भेज देते कि चलो सेंटर को दे दिया हमने, ये सेंटर के लिए काम करेगा, तो उसको कहते हैं डेपुटेशन। वो होता है हरियाणा का ही है बट फिर जाकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अब जो स्टेट्स हैं वो बहुत कम लोगों को ऐसे काम करने के लिए भेज रही हैं, ठीक है, तो इसलिए वैकेंसी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भी, ठीक है, तो ये स्टेट्स को बोल रहे हैं कि तुम जो है लोगों को भेजो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस भी हुए थे, ठीक है, इट सेड दैट ऑफिसर्स विद मिनिमम 14 years ऑफ एक्सपीरियंस विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एट द लेवल ऑफ DIG, दैट इज डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं, होम मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड 24 स्टेट्स, लगभग है ना 24 स्टेट्स टू सेंड IPS पुलिस ऑफिसर्स टू सेंट्रल डेपुटेशन फॉर सेंटर ऑन डेपुटेशन टू द सेंटर, डेपुटेशन पे भेजो, आप लोग कम भेज रहे हो, वो कह रहे हैं कि आप सेंटर गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए अपने लोगों को भेजो, ये बोला होम मिनिस्ट्री ने, ठीक है। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हमको लर्न नहीं करना है, बट हमको पता है कि एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ऑफिसर्स विद मिनिमम 14 years of experience will be eligible for appointment
at the level of Deputy Inspector General बाय सेंटर। तो डीआईजी की जो अपॉइंटमेंट है उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस चाहिए? जिनका 14 ईयर्स, मिनिमम 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो वो क्या लग सकते हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकते हैं। ये चेंज लेकर आए थे, ठीक है जी। उसके बाद ये चेंज लेकर आए थे, चेंज इन फेब 2022। क्या ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं, बट अगर पता होगा तो अब लेस एक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चन पे आ जाता है, तो ये सही रहेगा। अगर इसको क्रॉस मारे हो मतलब ये हमको याद नहीं करना है, हमको पता होना चाहिए कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद अश्विनी वैष्णव, हमने कल भी पढ़ा था कि ये इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग संभालेंगे। और ये क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 करोड़ रूरल एंड अर्बन हाउसेज अ डे अगो, ठीक है ना। तो रूरल हाउसेज, रूरल और अर्बन एरियाज में मतलब विलेजेस के अंदर, और अर्बन एरियाज मतलब सिटीज के अंदर क्या डेवलप करे जाएंगे? घर, हाउसिंग फैसिलिटीज जो है उसको, जो है हाउसिंग फैसिलिटी जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। As Rajnath Singh takes charge as Defense Minister for a second consecutive term। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, ये हमने कल भी बात करी थी। अग्निपथ स्कीम पे बड़ा ही क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें 4 ईयर्स के लिए एक पर्सन को लिया जाता है और उसमें से कुछ परसेंटेज जो है उनको परमानेंट किया जाता है आर्मी के अंदर, ऑल फोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, तो अगर और बात होगी तो फिर इसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है वो है अपॉइंटमेंट में से कि हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है जी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 100% क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। अब आगे चलेंगे। जनरल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ, अब यहाँ पर आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम? हाँ, चलिए। अब यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स नॉन लाइफ इवेंट्स लाइक फायर, मेरीन। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो नहीं है, मतलब जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं जो फायर, मेरीन, मोटर एक्सीडेंट इन सब से रिलेट करती है। अब जनरल इंसिडेंट से रिलेटेड IRDAI, देखो यार, अब IRDAI दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये IRDAI जो है ये फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ MHCT। जितने भी एग्जाम्स ऑफ MHCT हमारे एब्रीवेशंस आती हैं, PU में आती हैं एब्रीवेशंस, जुडिशरी के एग्जाम्स में एब्रीवेशंस आती हैं, फिर आपको स्टेट के एग्जाम के अंदर, मेंस के अंदर आपको ये एब्रीवेशंस बहुत दिख जाती है। तो सबको ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए कि IRDAI क्या है, ठीक है ना। तो IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के क्लेम्स, अब देखो किसी ने इंश्योरेंस ली कि अगर मेरे यहाँ आग लग जाती है तो इतने का है, तुम इतना मुझे कवर दे देना, इतना पैसा दे देना, वो दे नहीं रहे। तो इन्होंने अब स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस लेकर आए हैं कि जो क्लेम्स हैं लोगों के वो आप सेटल करें, जो क्लेम्स हैं लोगों के वो आप सेटल करें, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात नहीं है। US लिफ्ट्स बैन ऑन प्रोवाइडिंग अमेरिकन वेपन्स एंड ट्रेनिंग टू अजोव ब्रिगेड। अजोव ब्रिगेड नाम की एक कंट्रोवर्शियल यूक्रेनियन मिलिट्री यूनिट है दैट वाज की to the defense of the major port of Mariupol. The Azov Brigade has been dodged by its fighters' links to far-right circles and also criticism for some of its tactics. तो उसके tactics जो भी तरीके यूज करे जा रहे हैं इसमें वॉर के लिए वो क्रिटिसाइज करे जा रहे थे, और USA ने बैन लगा दिया था कि हम इनको अपने वेपन्स नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए क्या है। US has lifted ban on providing American weapons and training to Azov Brigade। ये क्या है? यूक्रेनियन मिलिट्री यूनिट, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा था? की इन टू डिफेंस ऑफ मेजर पोर्ट सिटी ऑफ मैरियोपोल।
ठीक है ना। मैरियोपोल जो मेजर पोर्ट सिटी है उनकी डिफेंस के लिए ये एजोव ब्रिगेड रिस्पॉन्सिबल था। क्या क्वेश्चन आ सकता है, किसने बैन उठाया है, कंट्रोवर्शियल क्यों था, टैक्टिक्स के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल था कि जो ये वॉरफेयर यूज कर रहे थे। रशिया सेज इट्स ट्रूप्स कैप्चर्ड 2 ईस्टर्न यूक्रेनियन विलेजेस। देखो पहले हमने स्टार वाला पढ़ा था कि स्टार वाला एक विलेज कैप्चर किया रशिया ने। रशिया सेड on Tuesday, it had captured 2 more villages in eastern Ukraine in the latest in a string of gains of Russia के gains में on the battlefield. Moscow said Russian forces took Timkovka in the northeastern Kharkiv region and Myasozarivka, calling it by the Russian name Artemovka, the eastern Lugansk region. अब यहाँ पर देखिए PYQ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब जब इन्होंने कहीं पर भी चीज़ें ली हैं, मतलब कैप्चर किए हैं विलेजेस, तो वो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नाम तो है नहीं है जो हम याद ना कर पाए, हम तो डिफिकल्ट चीज़ें याद कर लेते, तो ये तो है क्या। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे, वैसे टेबल बनाने की ज़रूरत है नहीं है, नहीं हमें लिखना है कौन से रीजन में, तभी टेबल बना रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर टिमकोवका, ठीक है ना, टिमकोवका, ठीक है। टिमकोवका कहाँ पे, खार्किव रीजन में है, खार्किव रीजन में है, ठीक है ना, खार्किव रीजन में है। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, मिया तुम सो जाओ, ठीक है ना, रिवका, मिया तुम सो जाओ, ठीक है। ये कहाँ पे है, लुगांस्क रीजन में, लुगांस्क रीजन में है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे कैप्चर्ड बाय रशिया, यूक्रेनियन विलेज कैप्चर्ड बाय रशिया। ये क्या है, यूक्रेनियन विलेजेस जो किसने कैप्चर करे हुए हैं, रशिया ने कैप्चर कर लिए हैं। और ये PYQ है, तो आ सकता है क्या आंसर, टिमकोवका, टिम और मिया तुम सो जाओ, हम दुकान संभाल लेंगे, ठीक है, ओके। 4 अमेरिकन कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स स्टैब्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। मैं 4 अमेरिकन जो है उनको मार दिया। 4 अमेरिकन कॉलेज इंस्ट्रक्टर्स वर्किंग इन चाइना वर वुंडेड इन अ stabbing at a public park, their employer said, with China on Tuesday describing it as an isolated incident. The 4 were on an academic exchange program. academic exchange program में थे। USA वाले इंस्ट्रक्टर्स चाइना के अंदर, उनको स्टैब कर दिया, जिंदा है मेरे ख्याल से, स्टैब ही किया, मतलब चाकू मार दिया, ठीक है। अब देखो अगर इसमें ज़्यादा ही मतलब हू हल्ला हुआ तो नोट करेंगे, हू हल्ला नहीं हुआ तो नहीं नोट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, अब ये भी मैंने कहा था ना, अगर तो क्रैश हो गया प्लेन तो फिर तुमको लिखना पड़ेगा प्लेन क्रैश हो गया। मलावीज वाइस प्रेसिडेंट सुलोस चिलिमा, ठीक है ना। मम्मी को क्या बोल रहे हैं, मम्मा चिल मारो, तुम सब क्लियर कर लूंगा मैं, देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिलिमा, मालावीज प्रेसिडेंट, मालावीज वाइस प्रेसिडेंट। ये बताओ, प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा वो आ रखा है भैया, मतलब संकट आ रखा है। वो देखो ईरान का प्रेसिडेंट गया, इसका वाइस प्रेसिडेंट किल्ड इन प्लेन क्रैश। अब मैं नहीं बैठूंगी प्लेन में, ये लोग जा रहे हैं तो भैया हम लोगों को तो कोई भी नहीं बचाएगा, बता रही हूँ, ठीक है। हाँ मालवी, चलो। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन नाम क्या है प्रेसिडेंट का, ओहो मोटा हो गया पेन, सुलॉस, लॉस तो हुआ है भाई, सुलॉस चिलिमा, ठीक है ना, चिल्मा, याद हो जाएगा ये, ठीक है। President Lazao Chakeva announced that the wreckage of the plane that went missing on Monday morning has been located after a search of more than 24 hours in thick forest hill terrain near the सिटी ऑफ मजूजू। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कौन से कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट का डेथ हो गया प्लेन क्रैश में, ठीक है। कब हुआ ये, अभी चल रहा है जून, हाँ जून के अंदर, ठीक है ना, जून 2024 के अंदर, ठीक है। तो तुम्हें मलावी, ठीक है ना, मलाई है, ये तुमको मलाई पसंद है, तुम लोग मलाई खाते हो परांठे वरांठे के साथ, जानना चाहती हूँ इस जनरेशन के बाद, मलावी, मम्मा मलाई मिला देना पराठे के साथ, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हंटर बाइडन कन्विक्टेड ऑफ ऑल 3 चार्जेस इन गन केस। अब इसके साथ क्या हुआ था, पहले तो हंटर बाइडन है कौन, ठीक है ना, जोसेफ बाइडन, मतलब जो बाइडन का बेटा, जोसेफ बाइडन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ USA, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ USA। अब इसके बच्चे के साथ क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, गन खरीदी, हाँ वहाँ पे ऐसे असला खरीद सकते हैं, बिल्कुल मजे से। मैं पानी पी लूँ,
बजे से असला खरीद सकते हैं। अब उसने गन खरीदी तो गन के अंदर कंडीशंस थी कि भैया गन ना ऐसे बंदे को मिलेगी जो एडिक्टेड नहीं है, जो मतलब ड्रग्स नहीं करता है, ठीक है, और भी कुछ कंडीशंस थी कि साउंड माइंड का है। अब ये जनाब जो हंटर बाइडन है तो ये पूरा ड्रग्स करते थे, ही वॉज एडिक्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो अब वो गलत किया भाई, ऐसे नहीं ले सकते, तो फेलोनी हो गई। क्या होगी? सही होनी नहीं बेटा, फेलोनी। फेलोनी क्या होता है? इसको यूएसए में या बाहर की कंट्रीज में जो सीरियस क्राइम होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फेलोनी। अब पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अ जूरी फाउंड, मतलब जजेस ने फाउंड किया है, उनको मिला है कि हंटर बाइडन गिल्टी के, उसने ऑफेंस तो कमिट किया है ऑन ट्यूसडे ऑफ फेडरल गन चार्जेस इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ अ सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, कि क्रिमिनल केस चला है एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट के बेटे के अगेंस्ट, ये पहला वो बना है। द 54-year-old सन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वाज कन्विक्टेड ऑन ऑल 3 ऑफ द फेलोनी काउंट्स स्टेमिंग फ्रॉम हिज 2018 परचेज ऑफ हैंडगन व्हाइल एडिक्टिंग टू क्रैक कोकेन। तो कोकेन से ये उस टाइम पे एडिक्टेड था, बट इसने बोल दिया कि नहीं मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मेरे को गन दे दो। बाद में पता चला कि नहीं, ये एडिक्टेड था। He could face up to 25 years in prison, although as a first-time offender, jail time is unlikely. A date was not set for sentencing, but it is expected to take place in the next few months. अब इसको सेंटेंस मिलेगी। तो जो बाइडन ने क्या कहा? जो बाइडन ने कहा, I will accept the outcome of this case and will continue to respect the judicial process as Hunter considers an appeal. Hunter Biden did not take the stand during the 1-week trial. ये वो। अब इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज चल लगी कि जो बाइडन ने बोला, देखो वो मेरा बेटा है। Have had loved ones battle addiction, understand the feeling of pride seeing someone you love come out of। वो कह रहा है कि मुझे तो खुशी है कि मेरा बेटा एडिक्शन से बाहर निकल गया, बाकी जो जुडिशरी कहेगी जैसे भी वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हंटर बाइडन, ठीक है, हंटर बाइडन। हंटर बाइडन, देखो नाम तो बड़ा ही आसान है, हंटर और गन, ठीक है ना। हंटर बाइडन गिल्टी, मतलब प्रूव हो गया दैट यस ही हैज कमिटेड ऑफेंस। गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ फेलोनी, ठीक है ना। 2018, एक मिनट, ये ना सही नहीं बन रहा, शॉर्ट बनाना है बट मतलब भी बनाना है, यही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हंटर बाइडन सन ऑफ जोसेफ बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फाउंड गिल्टी in 2018 purchase of a handgun while addicted to क्रैक कोकेन। अब यहाँ पर हमें क्या समझ में, जो मैंने स्टोरी सुनाई वो क्या है कि अगर आप कोकेन को एडिक्टेड हो या ड्रग को एडिक्टेड हो, आप यूएसए के अंदर गन नहीं परचेज कर सकते। बट द फैक्ट दैट ही परचेज द गन इवन दो ही वाज एडिक्टेड, इसीलिए ही इज फाउंड गिल्टी, मतलब प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक पॉइंट है, एक फैक्ट जो जुड़ा हुआ है कि ये फर्स्ट son of US president convicted, historic first criminal prosecution of the child of a sitting US president। ये फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है ऐसे जो सिटिंग जज के अगेंस्ट, के बच्चे के अगेंस्ट हो रही है यूएस में, ठीक है ना। तो ये हमें हंटर बाइडन का याद रखना है, ये सारा मैंने पढ़ा दिया। यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडोर्सेस सीज फायर मतलब स्टॉप फायर, ठीक है, रेजोल्यूशन टू एंड द गाजा वॉर, इजराइल हमास के बीच में जो चल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, the UN Security General on Monday overwhelmingly approved its first resolution endorsing a ceasefire plan aimed at ending the 8-month war between Israel and Hamas. The US-sponsored resolution welcomed a ceasefire proposal announced by President Joe Biden that the United States says Israel has accepted. It calls on the militant Palestinian group Hamas to accept the three-phase plan. The resolution, which was approved with 14 of the 15 Security Council members voting in favor and Russia abstaining, calls on Israel and Hamas to fully implement its term without delay and without condition.
Whether Israel and Hamas agree to go forward with the plan remains in question, but the resolution's strong support in the UN, most powerful body, puts added pressure on both the parties. अब यहाँ पर UNSC, that is United Nations Security Council के अंदर, अब ये हम लिखेंगे United Nations Security Council approved first resolution saying ceasefire मतलब stop firing, stop लड़ाई, ceasefire plan to end Gaza war. अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है यूएस स्पॉन्सर्ड, यूएस लेकर आया है, यूएस स्पॉन्सर्ड, ठीक है ना. दूसरा पॉइंट 14 आउट ऑफ 15 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स वोटिंग इन फेवर, ठीक है ना. और एक पॉइंट क्या है? रशिया अब्सटेन्ड, रशिया डिड नॉट वोट, रशिया ने तो वोट ही नहीं डाला. रशिया कहता मैं नहीं डालता वोट, जाओ. ठीक है, चलो आगे चलेंगे. इंडिया टू होस्ट हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025. इंडिया विल होस्ट द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम व्हेन द 14th एडिशन ऑफ टूर्नामेंट रिटर्न्स इन, ठीक है, 2025. तो यहाँ पर इंडिया क्या करेगा? इंडिया टू होस्ट मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप, ठीक है ना, फॉर 4th टाइम इन 2025. ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है. कहाँ पर होगा? फिनिश्ड 4th इन भुवनेश्वर. इंडिया हैज लॉस्ट JWC कब हुआ था? यहाँ पर 2021 में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था और इंडिया हार गया था. ठीक है. मोलिना अपॉइंटेड MBSD कोच. इंडियन सुपर लीग चैंपियन मोहन बगन सुपर जाइंट Spanish football as the new head coach. Messi, Molina appointed as champion, Mohin Bagan as कौन किसको अपॉइंट किया? जॉस मोलिना. ठीक है ना. अब यहाँ पर आगे चलेंगे, एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे? एटॉमिक क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे. एटॉमिक क्लॉक्स आर द बैकबोन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स अबव द अर्थ दैट वी यूज एवरी डे टू नेविगेट सिटीज. अब एटॉमिक ग्लोबल क्लॉक्स जो हैं वो यूज करे जाते हैं, जो हमें गूगल मैया बता देते हैं ना कि राइट लेना है या लेफ्ट लेना है. भाई गूगल मैया कभी कभी ऐसा गलत रास्ता बताती है ना भाई, लड़ाई हो जाती है. अभी हम कहीं जा रहे थे तो मैंने घर वालों को बोला भाई इस गली में मत लो, गाड़ी नहीं निकलेगी. डाल दी भाई, उसमें गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं थी. गाड़ी फंस गई. वो तो देखते नहीं है ऐसे कि 2 दीवारें हैं और बीच में गाड़ी है. और फिर वो इंसान कहता है नहीं लोग ठोक के ही निकालते हैं यहाँ से. फिर क्या ठोकनी, मतलब लेजिट लगानी पड़ी गाड़ी. बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा. तो गूगल मैया की बात हमेशा नहीं माननी चाहिए. चलिए यहाँ पर हम एटॉमिक क्लॉक्स की बात करेंगे. एटॉमिक क्लॉक्स क्या करते हैं? एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं वो GPS नेविगेशन में हेल्प करते हैं. GPS नेविगेशन क्या है? ये गूगल मैया, ठीक है ना. आर बैकबोन ही लिख देते हैं. बैकबोन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS. अब GPS क्या है? नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स above earth that used to navigate cities. मतलब इधर उधर जाने पे, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज, मिलिट्री ऑपरेशंस, इन सब में ये यूज होती है. ठीक है ना. अब इसकी जगह हाउएवर देयर इज स्टिल रूम, मतलब ऑप्टिकल विद अ न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग अप. न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड, क्या बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी को? ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स, जो बेटर वर्क करते हैं वो आ गए.
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। एटॉमिक क्लॉक्स क्या है? जीपीएस की बैकबोन। बीपीएस कौन है? गूगल मैया। सैटेलाइट जो हमें नेविगेट करती है, मिलिट्री ऑपरेशंस में हेल्प करती हैं। हमारे पास पहले एटॉमिक क्लॉक्स थे, अब ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स आ गए हैं, मतलब बेटर हमारे पास मेथड आ गया है, राइट। उसके बाद आगे चलेंगे, द वर्किंग ऑफ एन एटॉमिक क्लॉक, ये हमें नहीं करना है, दिस इज टू मच इन डिटेल। अब इसके बाद जो चीज़ आई है वो ये आई है, द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैमल्स, कि कैमल्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी अवेयरनेस रेज करने के लिए क्या किया है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 2024 as international year of camelids, मतलब ठीक है, raise awareness of importance of camels की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करनी है, ठीक है। अब यूएन डिक्लेयर्स 2025 द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, क्या ईयर डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हैज सेड 2025 विल बी डेजिग्नेटेड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन अ स्टेटमेंट द बॉडी सेड द इनिशिएटिव विल बी ईयर लॉन्ग एंड वर्ल्ड वाइड एंड इट विल बी ऑब्जर्व थ्रू एक्टिविटीज एट एन लेवल एम्ड एट इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस। अब यार ये ईयर इसलिए डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम साइंस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब UN declares 2024 भी तुम्हें करवा दिया, 2025 UN declares 2025 the year of quantum science, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, अगर थोड़ा लंबा चौड़ा वो देना है तो वो क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो गाइज, अगर आपको कुछ भी बाय करना है plockery.in पर जा सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पर आपके हमारे वन शॉट्स अवेलेबल है, इन केस यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन व्हाट यू आर मेकिंग यू राइट डाउन हेयर, ठीक है ना। ये मई 2023 से लेकर के मई 2024 तक के अवेलेबल है, और इसमें डिजी नोट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है इसमें जो आपको चाहिए टू प्रिपेयर फॉर अ टेस्ट, करंट अफेयर्स फॉर अ टेस्ट। उसके बाद MCQs भी अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास अब कौन कौन से एग्जाम रह गए उनके अवेलेबल हैं। PU के 3 इयर्स के अवेलेबल है, लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 ईयर 3 ईयर के लिए अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 5 इयर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स इट। डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर विद अदर्स अबाउट आवर चैनल। बाय बाय, टेक केयर। और अदर्स उनके साथ शेयर करना जिनको ये वीडियोस देखनी होती हैं। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे 6 बजे।